नमस्ते मेरे बच्चों। तो आज हम एक नया अध्याय पढ़ने वाले हैं जिसका नाम है प्रकाश एवं प्रकाश यंत्र। तो पिछली कक्षाओं में हम प्रकाश के गमन पथ, परावर्तन के नियम, दर्पण से प्रतिबिंबों का बनना एवं उनके उपयोग के बारे में विस्तृत चर्चा कर चुके हैं। इस अध्याय में हम अपवर्तन तथा उससे संबंधित घटनाओं की चर्चा करेंगे। ठीक है, तो पहला हमारा टॉपिक है प्रकाश का अपवर्तन। तो हमें ज्ञात है कि किसी समांगी पारदर्शी माध्यम में प्रकाश का गमन सरल रेखा में होता है। अब हम पता लगाएंगे कि जब प्रकाश की किरण एक समांगी पारदर्शी माध्यम से दूसरी समांगी पारदर्शी माध्यम में प्रवेश करती है तो प्रकाश के गमन पथ पर क्या प्रभाव पड़ता है। तो हम क्या करने वाले हैं, हमारे पुस्तक में कुछ क्रियाकलापें दे रखे हैं और इससे हम इस प्रश्न के उत्तर को ढूंढने का प्रयास करेंगे। ठीक है, चलिए देखते हैं। पहला जो है हमारा क्रियाकलाप जो हमारे पुस्तक में दिया हुआ है, देखते हैं। ये देखिए बच्चों, ये आप चित्र देख रहे हो स्क्रीन के ऊपर। हमने क्या करना है, सबसे पहले एक सिक्का तथा काली कप लेना है। यहां पर देखो एक सिक्का है और ये काली कप है। ठीक है, अब सिक्के को खाली कप में रखना है, हमने रख दिया। सिक्के सहित कप को मेज पर रखना है तथा सिक्के को हमने देखना है इस तरह से। देख लिया। अब सिक्के को देखते हुए अपने आप को कप से तब तक दूर ले जाना चाहिए जब तक सिक्का आपकी आंख से ओझल ना हो जाए। तो ऐसे खिसका खिसका कर इसको दूर हटाइए, तब तक दूर ले जाइए जब तक सिक्का आपकी आंख से ओझल ना हो जाए। अपने किसी मित्र से कप में तब तक पानी डालने को कहे, उससे कहिए कि थोड़ा सा जल उसमें डाल दो, उस कप में, खाली कप में, जब तक आपको इस स्थिति से सिक्का दिखाई ना दे। तो जल डालते ही क्या होगा, देखते हैं। कप में पर्याप्त पानी डालने पर सिक्का दिखाई देने लग पड़ता है आपको। तो ये क्यों दिखाई पड़ता है? जब आप खाली था, आपने दूर हटाया कप को, तो आपकी आंखों से वो ओझल हो गया। लेकिन जैसे ही हमने पर्याप्त पानी कप में डाला, सिक्का फिर से हमें दिखाई पड़ने लगा। तो ये क्यों हुआ? तो प्रारंभ में क्या हुआ, प्रारंभ में सिक्के से आने वाली प्रकाश की किरणें हमारी आंख तक नहीं पहुंच रही थी। ठीक है, आंख तक नहीं पहुंच रही थी। कप में पानी भर देने पर सिक्के से आने वाली प्रकाश की किरणें हमारी, क्या हुआ, आने वाली प्रकाश की किरणें पानी के पृष्ठ से मुड़ जाती है। क्या हो जाता है, पानी के पृष्ठ से ये मुड़ जाती है तथा जल से वायु में आकर एक अलग सरल रेखीय पथ पर गमन करती है। ठीक है, वायु से आने वाली यह प्रकाश किरण हमारे आंख तक पहुंचती है। ये देखो आप, वायु से आने वाली यह प्रकाश किरण हमारी आंखों तक पहुंचती है तथा सिक्का पुनः दिखाई देने लगता है। किंतु सिक्का कप के पैंदे से कुछ ऊपर दिखाई देता है। अब जरा करके देखना ये, ठीक है, घर में जाकर। क्या है, जो सिक्का है वो आप पैंदे पर नहीं देखेंगे, उससे थोड़े से ऊंचा उठा देखेंगे आप, ऐसे ऊपर ऊपर को दिखाई देगा। तो इस क्रियाकलाप से यह सिद्ध है कि प्रकाश किरणें जब एक समांगी पारदर्शी माध्यम से दूसरी समांगी माध्यम में तिरछा प्रवेश करती है तो वे अपने पूर्व पारदर्शी माध्यम के सरल रेखीय पथ पर गमन नहीं करती, बल्कि अपने पूर्व मार्ग से दोनों माध्यमों को अलग करने वाले पृष्ठ पर मुड़ जाती है। इस प्रकार दूसरे पारदर्शी माध्यम में प्रकाश की गति
की दिशा में परिवर्तन होती है और इस घटना को हम प्रकाश का अपवर्तन कहते हैं। तो इसको हम क्या कहते हैं? प्रकाश का अपवर्तन कहते हैं। जरा हम इसकी परिभाषा लिख लेते हैं यहां पर। क्या है प्रकाश का अपवर्तन? प्रकाश की किरण जब एक समांगी पारदर्शी माध्यम से दूसरे समांगी पारदर्शी माध्यम में तिरछा प्रवेश करती है। तिरछा प्रवेश करती है तो वह दोनों माध्यमों को अलग करने वाले पृष्ठ पर मुड़ जाती है। इस घटना को प्रकाश का अपवर्तन कहते हैं। क्या कहा हमने? क्या बताया आपको? प्रकाश की किरण जब एक समांगी पारदर्शी माध्यम से दूसरे समांगी पारदर्शन माध्यम में तिरछा प्रवेश करती है तो वह दोनों माध्यमों को अलग करने वाले पृष्ठ पर मुड़ जाती है और इसी को हम प्रकाश का अपवर्तन कहते हैं। ठीक है, चलिए अब हम थोड़ी और बातें जानते हैं इनके बारे में। इसके लिए हम एक चित्र के माध्यम से आपको समझाते हैं। तो आपको पता लग गया होगा कि प्रकाश का अपवर्तन किसे कहा जाता है ना? चलिए अब ये चित्र आप जरा देखिए, ध्यान से देखिए। अब बेटा दोनों पारदर्शी माध्यमों को अलग करने वाले पृष्ठ पर आपतन बिंदु के लंबवत रेखा, ठीक है, क्या कहा? दोनों पारदर्शी माध्यमों को अलग करने वाले पृष्ठ पर आपतन बिंदु के लंबवत रेखा को आपतन बिंदु पर अभिलंब कहते हैं। ये देखो, ये अभिलंब है, इसी को क्या कहते हैं? अभिलंब कहते हैं। पारदर्शी माध्यमों को अलग करने वाले पृष्ठ की तरफ आने वाली प्रकाश किरण को आपतित किरण कहते हैं। ये देखो, आपतित किरण जिसे इंसिडेंट रे कहते हैं। तथा दूसरे माध्यम से इस पृष्ठ से दूर जाने वाली किरण, ठीक है, दूसरे माध्यम से इस पृष्ठ से दूर जाने वाली प्रकाश किरण को हम क्या कहते हैं? उसको हम अपवर्तित किरण कहते हैं। ये आपतित किरण, ये अपवर्तित किरण। ये पता लग गया आप में डिफरेंस क्या है? पता लग गया आपको? क्या है, क्या है आपतित किरण और क्या है अपवर्ती किरण? बेटा क्या है? पारदर्शी माध्यमों को अलग करने वाले पृष्ठ की तरफ आने वाली प्रकाश किरण को हम आपतित किरण कहते हैं। ये देखो, इस तरफ आ रही है, इसे आपतित किरण कहेंगे। तथा दूसरे माध्यम से इस पृष्ठ से दूर जाने वाली प्रकाश किरण, ये देखो एरो मार्क लगा हुआ है, ये दूर जा रही है,
इस प्रकाश किरण को हम आपतित किरण कहते हैं। ठीक है, आपतित किरण तथा अभिलंब के बीच बने कोण को आपतन कोण कहते हैं। ये देखो, आपतन कोण कहते हैं। ठीक है, उसे क्या कहते हैं हम लोग? आपतन कोण कहते हैं। ये देख रहे हो आप लोग, यहाँ पर आई लगा हुआ है, यहाँ पर आई, ये देखो, ये क्या है? एंगल ऑफ इंसिडेंस कहते हैं, तभी इसको आई के माध्यम से दिखाते हैं हम लोग। ठीक है, तो आपतित किरण तथा अभिलंब अभिलंब के बीच में, ये देखो, आपतित किरण और अभिलंब के बीच में जो कोण बनता है उसी को हम क्या कहते हैं? उसी को हम एंगल ऑफ इंसिडेंस या आपतन कोण कहते हैं। तथा अपवर्तित किरण तथा अभिलंब, ये देखो, अपवर्तित किरण और ये देखो अभिलंब के बीच में जो बनता है, जो कोण बना हुआ है, ये देखो आर दिखाई दे रहा है आपको, कोण आर, ये इसे हम क्या कहते हैं? इसे हम अपवर्तन कोण कहते हैं। कौन सा कोण कहते हैं? अपवर्तन कोण या एंगल ऑफ रिफ्रैक्शन कहते हैं। ठीक है, अब देखो, चलिए, अब एन डैश एन, एन डैश डैश, ये देखो, एन डैश एन, एन डैश डैश, दो डैश दिया हुआ है। पृष्ठ के बिंदु एन पर अभिलंब है। ठीक है, एन पर क्या है? अभिलंब है। ओ एन कहाँ है? ओ एन, ये देखो, ओ एन, ये देख रहे हो आप, ओ एन, ओ एन आपतित किरण तथा जो एन आर है, ये देखो, यहां से लेकर यहां तक एन आर है, वो अपवर्तित किरण है। ये आपतित किरण है ओ एन, और एन आर जो है वो क्या है? वो अपवर्तित किरण है। ठीक, अब देखो, ओ एन, एन डैश, ओ एन, एन डैश, ये देख रहे हो आप, ओ एन, एन डैश दिख रहा है ना आपको? ये क्या है? आपतन कोण है। एन डैश डैश एन आर, ये वाला, ये यहां से यहां तक जो है, ये जो कोण बना हुआ है, ये क्या है? अपवर्तन कोण है ना? अब प्रयोग द्वारा यह देखा गया है कि जब प्रकाश की किरण प्रकाशित सघन माध्यम से प्रकाशित विरल माध्यम में प्रवेश करती है तो वह अभिलंब अभिलंब से दूर हटती है। जरा एक मिनट, ये देखिए, ये देखो, इस पिक्चर से आपको समझ में आएगा। ये देखो, अब प्रयोग से ये देखा गया है कि जब प्रकाश की किरण प्रकाशत सघन माध्यम से, कौन से माध्यम से? सघन माध्यम से प्रकाशत विरल माध्यम में प्रवेश करती है तो वह अभिलंब से दूर हटती है। अभिलंब से क्या करती है? दूर हटती है। ठीक है, दूर हटती है। तो क्या होता है? इसी प्रकार जब प्रकाश की किरण प्रकाशत विरल माध्यम से कहां पर पहुंचती है? जब विरल माध्यम से प्रकाशत सघन माध्यम में प्रवेश करती है तो वो अभिलंब की ओर मुड़ जाता है, अभिलंब की तरफ वो मुड़ जाता है। ठीक है, तो अभिलंब एन, एन डैश एन, ये देखो, एन, एन डैश एन, ये देखो, ये तीनों एन, ये देखो, एन डैश एन और एन डबल डैश, ये देखो, ये जो है ना, के अनुदिशा चलने वाली प्रकाश की किरण प्रथम माध्यम से द्वितीय माध्यम में प्रवेश करने पर अपने मार्ग से विचलित नहीं होती है। तो ये बातें थी प्रकाश के अपवर्तन के बारे में, जिसमें हमने क्या पढ़ा? जिसमें हमने क्या क्या पढ़ा? इसमें हमने एंगल ऑफ रिफ्रैक्शन, आपतित किरण के बारे में पढ़ा। पहले तो अभिलंब के बारे में देखा, हमने पढ़ा क्या है अभिलंब, अभिलंब क्या है। फिर हमने आपतित किरण देखा, उसके बाद हमने अपवर्तित किरण, अपवर्तित किरण के बारे में पढ़ा, है ना।
आपतित किरण को, आपतित किरण के बारे में पढ़ा, अपवर्तित किरण के बारे में पढ़ा, आपतन कोण के बारे में पढ़ा। आपतन कोण, आपतन, आपतन कोण, अपवर्तित कोण, है ना। अपवर्तन कोण जिसे हम आर लिखते हैं, इसको हम आई लिखते हैं। ये क्या है? एंगल ऑफ इंसिडेंस, और ये एंगल ऑफ रिफ्रैक्शन कहलाता है। ये बात क्लियर हो गई सबको? चलिए अब हम पढ़ेंगे अपवर्तन के नियम के बारे में। अपवर्तन के कुछ नियम है, उसके बारे में हम बात करते हैं। अपवर्तन के नियम, जिसे हम लॉस ऑफ रिफ्रैक्शन कहते हैं, लॉस ऑफ रिफ्रैक्शन कहते हैं। अपवर्तन के नियम या लॉ ऑफ रिफ्रैक्शन। जब प्रकाश की किरण एक पारदर्शी माध्यम से दूसरे पारदर्शी माध्यम में प्रवेश करती है तो प्रकाश की किरण का अपवर्तन होता है, तथा अपवर्तन की घटना में दो नियमों का पालन होता है। वे कौन कौन से नियम है बेटा? पहला नियम ये है कि जो आपतित आपतित किरण, आपतित किरण अपवर्तित अपवर्तित किरण तथा तथा अपवर्तक अपवर्तक पृष्ठ के आपतन आपतन बिंदु पर, आपतन बिंदु पर डाला गया डाला गया डाला गया अभिलंब, अभिलंब अभिलंब तीनों तीनों एक ही तल में स्थित होते हैं, एक ही तल में स्थित होते हैं। ठीक है, क्या कहा हमने? पहला नियम क्या है? आपतित किरण, अपवर्तित किरण तथा अपवर्तक पृष्ठ के आपतन बिंदु पर डाला गया अभिलंब तीनों एक ही तल में स्थित होते हैं। आपतित किरण, अपवर्तित किरण तथा अपवर्तक पृष्ठ के आपतन बिंदु पर डाला गया अभिलंब, ये तीनों एक ही तल में स्थित होते हैं। फिर दूसरा नियम क्या है? दूसरा नियम, दूसरा नियम है किसी पारदर्शी माध्यम, किसी पारदर्शी माध्यम युग्म के लिए, युग्म के लिए आपतन कोण, आपतन कोण की ज्या, साइन तथा अपवर्तन कोण के, अपवर्तन कोण के ज्या का अनुपात जो है, का अनुपात
कैसा होता है? नियत होता है। नियत होता है। नियत होता है। ठीक है, नियत होता है। और इस नियम को हम स्नेल का नियम कहते हैं। क्या कहते हैं इस नियम को? इस दूसरे नियम को स्नेल का नियम। यानी कि जो साइंटिस्ट थे जिन्होंने इसकी बात कही थी, उनका नाम स्नेल है और उन्हीं के नाम से ये स्नेल का नियम जाना जाता है, से नाम से जाना जाता है। तो दूसरा नियम क्या है? किसी पारदर्शी माध्यम युग्म के लिए आपतन कोण की ज्या तथा अपवर्तन कोण की ज्या का अनुपात नियत होता है। इस नियम को स्नेल का नियम कहते हैं। स्नेल के नियम अनुसार कैसे लिखा जाता है इसको? स्नेल के नियम अनुसार इसे हम साइन आई बटे साइन आर बराबर नियतांक, इस प्रकार से इसका फॉर्मूला हम लिखते हैं। आई बात समझ में? तो किसी पारदर्शी माध्यम युग्म के लिए आपतन कोण की ज्या तथा अपवर्तन कोण की ज्या का अनुपात नियत होता है, उसे स्नेल का नियम कहते हैं। और इसे इस प्रकार से हम प्रदर्शित करते हैं, साइन आई बटे साइन आर बराबर नियतांक। ठीक है, क्लियर हो गई? इस नियतांक को पहले माध्यम के सापेक्ष दूसरे माध्यम का अपवर्तनांक कहते हैं। ठीक है, तो किसी माध्यम का अपवर्तनांक कैसे निकालेंगे हम? अब किसी माध्यम का अपवर्तनांक कैसे निकालेंगे? किसी माध्यम का किसी माध्यम का अपवर्तनांक अपवर्तनांक निर्वात में प्रकाश की चाल प्रकाश की चाल प्रकाश की चाल के अनुपात के बराबर होता है। के अनुपात के बराबर बराबर होता है। अब इसको कैसे लिखेंगे? किसी माध्यम का अपवर्तनांक अपवर्तनांक जिसे हम n से लिखते हैं, बराबर निर्वात निर्वात में प्रकाश की चाल प्रकाश की चाल बटे प्रकाश की चाल बटे माध्यम में प्रकाश की चाल प्रकाश की चाल, इस प्रकार से इसको हम निकालते हैं। ठीक है, तो किसी माध्यम का अपवर्तनांक n को कैसे निकालेंगे? निर्वात में प्रकाश की चाल बटे माध्यम में प्रकाश की चाल के द्वारा हम इसको निकालेंगे। अब बेटा अपवर्तन पर निर्भर कुछ सामान्य घटनाएं हैं, उसके बारे में हम लिखते हैं। अपवर्तन पर निर्भर कुछ सामान्य घटनाएं। चलिए, अपवर्तन
पर निर्भर कुछ सामान्य घटनाएं। चलिए, तो इस पर आधारित कुछ सामान्य घटनाओं के बारे में हम चर्चा करते हैं। पहला है, पानी में पेंसिल का टेढ़ा दिखाई देना। टेढ़ा दिखाई, आपने कभी देखा है ऐसे दिखाई देना? पहला तो ये है एक उदाहरण। तो आपने देखा होगा कि जल में रखी पेंसिल का जल के अंदर का भाग टेढ़ा दिखाई देता है। देखा है आपने कभी? जैसे कि आपने एक बर्तन लिया, उसमें आपने पानी भरा, एक पेंसिल आपने उसमें डाल दिया, एक पेंसिल को उसमें आपने डाल दिया। आप जब उसको देखोगे, अपनी आंखों से उसको देखोगे, आप जब उस चीज को देखोगे तो आपको क्या दिखाई देता है? कैसे दिखाई देता है? वो सीधा नहीं दिखाई देगा आपको। इसका जो भाग है वो ऐसे टेढ़ा दिखाई देगा आपको, सीधा नहीं बल्कि टेढ़ा दिखाई देगा। ठीक है, ऐसे टेढ़ा दिखाई देगा। तो प्रकाश की किरण जब सघन माध्यम से विरल माध्यम में प्रवेश करती है तो वो अभिलंब से दूर मुड़ जाती है। अतः पेंसिल के डूबे हुए भाग में से जो प्रकाश की किरणें वायु में प्रवेश करती हैं तो वे अभिलंब से दूर हट जाती है ना? तो इसी कारण पेंसिल जो है वो आपको मुड़ी हुई दिखाई देती है। बात समझ में आई? अब दूसरी घटना आपको बताते हैं। वो है तालाब की गहराई उसकी वास्तविक गहराई से कम प्रतीत होना। दूसरा है तालाब की गहराई। तालाब की जो गहराई है उसकी वास्तविक गहराई से कम प्रतीत होना। कम प्रतीत होना, ये दूसरी घटना है। किस पर निर्भरता रखती है? अपवर्तन पर। ठीक है, और अपवर्तन पर निर्भर दूसरी घटना, तालाब की गहराई उसकी वास्तविक गहराई से कम प्रतीत होती है। तो इसमें क्या होता है? इसमें जो है, अभी एक चित्र के माध्यम से हम आपको बताते हैं तो आपको एकदम से क्लियर हो जाएगा। ये देखिए, चलिए, अब इसमें क्या है? इस चित्र में आप देखो कि तालाब की पेंदी पर एक बिंदु ओ स्थित है। ये देख रहे हो आप लोग, यहां पर ओ है। बिंदु ओ से आने वाली प्रकाश की किरणें ओ ए तथा ओ बी, ये देखो, ओ ए तथा ओ बी, देख रहे हो आप लोग? अब ये जल से होकर जब वायु में प्रवेश करती है, ये देखो, वायु में, जल जल खत्म हो गए, यहाँ पर वायु है। जब वायु में प्रवेश करती है तो वे अभिलंब से, जो अभिलंब है उससे दूर हट जाता है, अभिलंब से दूर हट जाता है तथा अपवर्तित होकर मार्ग ए एक्स, ये देखो ए एक्स, देखा आपने, और बी वाई, ये देखो यहां पर है ना, ये वायु में है, का अनुसरण करते हुए हमारे नेत्रों में प्रवेश करते हैं। ये देखो, नेत्रों में प्रवेश करते हैं तथा आई से आती हुई प्रतीत होती है। आई से, कहां से? आई से आती हुई ये प्रतीत होने लगती है। ठीक है, अब जो है बिंदु, जो है बिंदु आई जो है वो क्या है? वो जल में बिंदु ओ का आभासी प्रतिबिंब है। आभासी
प्रतिबिंब है। ठीक है, आभासी प्रतिबिंब है। ये देखो, अब क्या होता है, अतः जल में, जल का जो जल में जो है, जो तालाब है, उसमें उसकी जो वास्तविक गहराई है, यानी कि जो तालाब में जो पानी है उसकी वास्तविक गहराई जो है वो हमें कम प्रतीत होती है। आपको समझ में आया? एक और बार बताऊं उसको कैसे? कि आपने देखा कि यहाँ पर ओ है, पेंदी पर देखो एक बिंदु स्थित है ओ, और इस ओ से आने वाली प्रकाश की किरणें ओ है, ओ ए तथा ओ बी है। ये जल से होकर जब वायु में प्रवेश करती है, यहां पर जब वायु में प्रवेश करती है तो वे अभिलंब से दूर हट जाती है तथा अपवर्तित होकर मार्ग ए एक्स तथा बी वाई का अनुसरण करते हुए हमारे नेत्रों में प्रवेश करती है। ठीक है, तो ये जो है ये हमें आभासी गहराई का प्रतीत होता है। यहां पर देखो, ये आभासी गहराई, ये वास्तविक गहराई, ये देख लो आप, ये वास्तविक गहराई है और ये आभासी। तो यहां पर आप देखोगे कि आपको पता लगेगा, यहां से आपको दिख रहा है ये, है ना? तो ये जब हमारे नेत्रों में प्रवेश करती है तथा बिंदु आई से आती हुई प्रति, यहां पर है आई, ये देखो ये है आई, ये देखो यहां हमें लगता है कि ये जो आई है ये ठीक से दिख नहीं रहा, यहां से आ रही है ये। ठीक है, तो हमें ऐसा प्रतीत होता है कि यहां से आ रही है, तो बिंदु आई जल में बिंदु ओ का आभासी प्रतिबिंब है। अतः जल का तालाब, यानी कि जो तालाब का जो जल है वो अपनी वास्तविक गहराई से कम प्रतीत होता है। ठीक है, ये भी आपको क्लियर हो गया होगा। अब तीसरी घटना है तारों का टिमटिमाना। क्या है? तारों का टिमटिमाना। तारों का टिमटिमाना, ये भी क्या है? ये भी जो है, यानी कि ट्विंकलिंग ऑफ स्टार्स, टिमटिमाना, ये भी बच्चों, ये भी अपवर्तन पर निर्भर एक घटना है, तारों का टिमटिमाना। तो तारों की चमक रात्रि में घटती बढ़ती रहती है, तो आपको पता है, जिसे हम तारों का टिमटिमाना कहते हैं। इसका कारण वायुमंडल में उपस्थित वायु के अपवर्तनांक में आकस्मिक परिवर्तन होता है। क्या होता है? वायु में जो है, यानी कि जो हमारे वायुमंडल में उपस्थित वायु के अपवर्तनांक, अपवर्तनांक का आकस्मिक परिवर्तन के कारण होता है। ठीक है, अब वायुमंडल जो है कभी शांत नहीं रहता, इसमें सदैव ठंडी एवं गर्म हवाएं चलती रहती है। इसके फलस्वरूप वायुमंडल के किसी स्थान की वायु का अपवर्तनांक बदलता रहता है, और वायुमंडल के अपवर्तनांक के आकस्मिक परिवर्तन के कारण तारों से आने वाली प्रकाश किरणें अपवर्तन के पश्चात अपने पूर्ववर्ती मार्ग से हट जाती है। इसके फलस्वरूप कुछ क्षणों के लिए जो हम लोग देखते हैं, हमारे आंखों में तारों से आने वाली प्रकाश बिल्कुल नहीं पहुंचता या बहुत कम पहुंचता है, और यही कारण है रात्रि में तारे टिमटिमाते हुए हमें प्रतीत होते हैं। ये बात क्लियर हो गई सबको? चलिए, अब हम पढ़ते हैं कांच के प्रिज्म द्वारा श्वेत प्रकाश प्रकाश का विश्लेषण। उसके लिए हम एक चित्र के माध्यम से पढ़ेंगे। हम क्या पढ़ने वाले हैं अभी? हम अभी कांच के प्रिज्म द्वारा श्वेत प्रकाश श्वेत प्रकाश का विक्षेपण पढ़ेंगे। विक्षेपण, जिसे हम डिस्पर्शन ऑफ वाइट लाइट कहेंगे। डिस्पर्शन ऑफ वाइट लाइट कहेंगे। ये क्या है? तो एक क्रियाकलाप के माध्यम से हम इसको भी पढ़ लेते हैं।
चलिए ये देखो बेटा, अब इसमें क्या किया हुआ है कि एक कार्डबोर्ड की एक मोटी सी एक शीट ले लिया है, इसके मध्य में एक छोटा छिद्र या स्लिट बना दिया है। श्वेत प्रकाश किरण पुंज प्राप्त करने के लिए छिद्र या झिर्री पर सूर्य के प्रकाश की किरणें देने दे। यहाँ पर देखो, यहाँ पर छिद्र बना रखा है और यहाँ से सूर्य की किरणें या प्रकाश किरण आ रही है, प्रकाश आ रहा है। अब झिर्री से आने वाले श्वेत प्रकाश किरण पुंज को कांच के प्रिज्म, ये जो है ना, ये कांच का प्रिज्म यहाँ पर रखा हुआ है, यहाँ पर कांच के प्रिज्म के जो है क्या होता है, ये झिर्री से आने वाले श्वेत प्रकाश की किरण पुंज को कांच के प्रिज्म के फलक ए बी, ये देखो ए बी, देखा, ए बी पर गिरने देते हैं। ये देखो, देखा, यस, यहां पर गिरने दिया तो क्या हुआ, प्रिज्म के को इस प्रकार तब तक धीरे धीरे आपने घुमाना है जब तक इससे प्रकाश प्रिज्म से निकलकर पर्दे या दीवार पर दिखाई ना दे। ये देखो यहां पर ये पर्दा रखा हुआ है, तब तक आपने इसको हिलाते रहना है जब तक जो है, जब तक जो है ये क्या होता है, पर्दे पर या दीवार पर दिखाई नहीं देता। अब पर्दे का प्रकाश का आप अवलोकन करो, ये देखो, ये देख सकते हो आप पर्दे पर एक बहुत ही 7 रंग के सुंदर सा एक समूह आपको, सतरंगी यानी कि जो इंद्रधनुष के रंग होते हैं वो आप यहां पर देख सकते हो। अब इस प्रकार हम देखते हैं कि श्वेत प्रकाश प्रिज्म से गुजरने के बाद 7 रंगों के समूह में विभक्त हो जाता है। इन 7 रंगों का क्रम कैसा है, कैसा है बेटा, बैंगनी, नीला, आसमानी, हरा, पीला, नारंगी व लाल, है ना। यानी कि 7 रंग, इंद्रधनुष के 7 रंग यहां पर आपको दिखाई देंगे। अब प्रिज्म से गुजरने के पश्चात श्वेत प्रकाश का अपने अवयवी रंगों का यानी कि कॉन्स्टिट्यूएंट्स कलर्स में विभक्त होना प्रकाश का विक्षेपण कहलाता है। क्या कहा मैंने कि प्रिज्म से गुजरने के पश्चात श्वेत प्रकाश का अपने अवयवी रंगों में विभक्त होने को प्रकाश का विक्षेपण कहते हैं। ठीक है, और पर्दे पर प्राप्त 7 रंगों के समूह को प्रकाश का वर्ण क्रम कहते हैं या स्पेक्ट्रम कहते हैं। ये बात क्लियर हो गई सबको, पता लग गया ये क्या है, क्या है प्रकाश का विक्षेपण, क्या है बेटा, प्रिज्म से गुजरने वाले, प्रिज्म से गुजरने वाले, ठीक है, यानी कि प्रिज्म से गुजरने के पश्चात क्या होता है, गुजरने वाला जो प्रकाश है श्वेत प्रकाश है ना, श्वेत प्रकाश क्या हो जाता है, अपने अवयवी रंगों से, श्वेत प्रकाश, श्वेत प्रकाश का उसके अवयवी, अवयवी, अवयवी रंगों, अवयवी रंगों 7 रंग मैंने आपको बताया ना, में विभक्त होना, विभक्त होना, उसी को हम क्या कहते हैं, प्रकाश का, श्वेत प्रकाश का विक्षेपण कहते हैं। और पर्दे पर जो प्राप्त 7 रंगों का समूह, 7 रंगों के समूह को हम क्या कहेंगे, उसको हम वर्ण क्रम कहेंगे। क्या कहेंगे, वर्ण क्रम, या उसको वर्ण क्रम, या उसको स्पेक्ट्रम कहेंगे, स्पेक्ट्रम कहेंगे। ये बात क्लियर हो गई सबको। तो आज हमने बहुत सारी बातें की। आज हमने अपवर्तन क्या है वो पढ़ा, उसके बाद अपवर्तन के नियमों को पढ़ा, अपवर्तन पर निर्भर कुछ सामान्य घटनाओं के बारे में चर्चा किया, और हमने अंत में अभी श्वेत प्रकार का विक्षेपण भी देखा, जिसे हम क्या बोलते हैं, डिस्पर्शन ऑफ व्हाइट लाइट। और वर्णक्रम क्या है ये भी हमने देख लिया।
तो इसी के साथ आज की कक्षा हम यही समाप्त करते हैं। अगली कक्षा में आपसे फिर मिलेंगे। तब तक के लिए जय विद्या शक्ति, जय हिंद, जय भारत। धन्यवाद।